हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे संघीय कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो वास्तव में आज से हम लोग संविधान के भाग 5 की शुरुआत कर रहे हैं और ये थोड़ा सी भूमिका जो है संघीय कार्यपालिका की, कितने प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ होती हैं। उसमें एक होता है संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, जिसको अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे दोनों के गुण अवगुण क्या होते हैं, भारत में इसको क्यों अपनाया गया। तो ये आज के लेक्चर का जो मतलब हम लोग का विषय है। तो सबसे पहले जैसे टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं हाइलाइट्स से कि आज के हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस प्रकार आता है। फिर देखेंगे कि परिभाषा क्या है संसदीय शासन प्रणाली में, जिसमें अध्यादेशात्मक है और संसदीय शासन प्रणाली, इसकी परिभाषा क्या है। फिर देखेंगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई है, इसके पीछे क्या रीजन है। फिर देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, जिसको अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, इन दोनों की तुलना देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, गुण अवगुण के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और लास्ट में हम लोग जो टॉपिक आज रीड करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, उस पर आधारित एक प्रश्न होगा। आप उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। तो किस मामले में भिन्न है, तो यही देखिएगा। पहला ऑप्शन है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा है इसमें कथन, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आंसर देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किसी टॉपिक को जब पढ़ते हैं हम लोग तो किस तरह से हम लोग फोकस करेंगे, किस तरह से कंसंट्रेट करेंगे। दरअसल देखिए, यहीं तक नहीं कंसंट्रेट करना है, लेकिन देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो कितनी डीप में जाके हमको सोचना है और किस तरह से हमको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप दीजिएगा। चलिए, ये तो आप बता देंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ठीक है, तो भारत का जो शासन प्रणाली है या राज्य व्यवस्था है, जो उसमें कौन सी ऐसी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि यह संघीय स्वरूप की है। तो पहला ऑप्शन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। दूसरा है, संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। चौथा है, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर भी आप दे लेंगे। क्यों, कैसे दे लेंगे कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आंसर आपको इसको मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसको देख लिया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे अपने आते हैं। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या है कि देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को देखा जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है अध्यादेशात्मक या जिसको बोलते हैं राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली जैसे ब्रिटेन में है, भारत में है, और राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली जैसे यूएस में है, श्रीलंका में हमारे बगल में है। तो इसी दो प्रकार की होती हैं। एक तीसरी प्रकार की भी होती है जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, तो उसके विषय में थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि देखिए, यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत है, वर्तमान लोकतांत्रिक शासन ने कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय सरकार एवं अध्यादेशात्मक सरकार प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वर्गीकृत की जाती है। किस आधार पर की जाती है, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य संबंध किस तरह का है। कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका का मतलब होता है जो सरकार है। ठीक है, जो सरकार है। विधायिका का मतलब है जो संसद है, सदन है, उसको विधायिका कहते हैं। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो जो सदन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में जो विधायिका है वो कौन है, एक तो संसद है, उसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका भी दो तरह की होती हैं। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका क्या है, जो चुनाव के माध्यम से हर 5 साल में बदलने की प्रोबेबिलिटी रखती है। जैसे सरकार है, केंद्र सरकार, जैसे इसमें क्या है, मोदी के नेतृत्व में जो कार्यपालिका है, ठीक है, वो क्या है, कार्यपालिका है। एक दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, जिसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें जब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आरएस बनेंगे, आईएफएस, ये सब क्या होंगे,
ये अस्थायी कार्यपालिका होंगे। इनका एक बार नियुक्ति हो जाती है तो ये जब तक इनकी कार्यावधि होती है, मतलब रिटायरमेंट की आयु होती है, तब तक ये निश्चित रूप से कार्य करते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य किस प्रकार का संबंध है, उस संबंध के आधार पर सरकारों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो होता है संसदीय सरकार, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो भारत में है, और दूसरा है अध्यात्मक शासन सरकार या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाली सरकार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या है, किसके मध्य किसके कार्य होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर होता है। देखिए, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो यहाँ पे कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका में। क्यों? क्योंकि विधायिका में ही कानून का निर्माण होता है। कोई भी कानून बनता है वो कहाँ बनता है, संसद में बनता है, यानी कि विधायिका में बनता है। ठीक है, और कार्यपालिका कोई भी कार्य करेगी तो उसके लिए उत्तरदायी किसके प्रति होगी, विधायिका में जवाब देना होगा कि आप कैसे। नहीं होता है, आप देखते हैं कि सरकार को ये होगा कि सरकार कोई काम करती होती होता है कि भाई संसद में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, तो संसद का मतलब क्या होगा, विधायिका में, विधायिका के प्रति इसका उत्तरदायित्व होता है। कोई भी काम करेगी तो इसको कहाँ जवाब देना होगा, विधायिका में देना होगा। ठीक है, जबकि अध्यात्मक शासन व्यवस्था में, जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। देखिए, एक सबसे बड़ी डिफरेंट क्या होता है कि यहाँ पे भारत में क्या है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, यहाँ पे संसद सदस्यों का चुनाव होता है। अभी देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके हर कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होगा, कोई ना कोई MP चुना जा रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई संसद सदस्य चुना जा रहा होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का चुनाव या विपक्ष में किसी नेता का चुनाव नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पहले क्या बनेंगे, वो कहीं ना कहीं से संसद सदस्य बनेंगे, जैसे वाराणसी सीट से बनेंगे, चुने जाएंगे। ठीक है, उन्होंने पर्चा दाखिल किया, वहां से अभी चुनाव नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली होता है, इसमें किसी व्यक्ति का चयन नहीं होता है, किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री के रूप में चयन नहीं होता है, बल्कि संसद सदस्यों का चयन होता है। और वो संसद सदस्य अपने बीच से किसी को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं या नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली जो या राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है, जैसे USA में है, तो आप USA में देखते होंगे चुनाव किसका होता है, कोई ना कोई व्यक्ति, मतलब क्या होगा, पर्सन सेंट्रलाइज्ड होता है उसमें। जैसे अभी इसके पहले वाले चुनाव में होता है, जैसे कि रिपब्लिकन के थे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, जो उस समय के निवर्तमान राष्ट्रपति थे, और दूसरे जो डेमोक्रेटिक के पार्टी के उम्मीदवार थे, जो बिडेन थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे व्यक्ति का चुनाव होता है, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए राष्ट्रपति उनका चुनाव होता है। भारत में किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, यहाँ पे संसद सदस्य का चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, तो यही होता है कि देखिए, जबकि अध्यात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अर्थात संवैधानिक रूप से अपने कार्यालय के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब विधायिका का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो उसका कार्यपालिका का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो उसका विधायिका से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ पे जो कांग्रेस है, या जिसको कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन है या कांग्रेस है, जो भी है, भारत में क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन US में क्या होता है ना कि ये जो चुनाव होता है, उससे राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के दोनों जो सदन हैं, उनसे राष्ट्रपति को कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी विधि के लिए या अपने जो कार्य हैं उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत में स्वतंत्र नहीं है प्रधानमंत्री। वो किसके प्रति जिम्मेदार है, विधायिका यानी कि संसद के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार क्यों कहते हैं कि देखिए, संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू की गई है, तो यहाँ पे कैबिनेट जो होता है ना, जो कैबिनेट मंत्रियों का होता है, समूह होता है, वही मुख्य रूप से क्या करता है, निर्णय लेता है, वही नीतिगत फैसले लेता है। ठीक है, तो कैबिनेट सरकार बोलते हैं। दूसरा उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। उत्तरदायी इसलिए बोलते हैं कि ये जो सरकार होती है, ये विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, और तीसरा इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप बोलते हैं। अभी UK में, ब्रिटेन में इस तरह की शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर इसलिए कहते हैं कि वहाँ की जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर जो जगह है वहीं पर स्थित है, तो इसलिए इसका नाम वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा गया, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है वहीं पे इसी जगह पे स्थित है, तो इसलिए इसको एक उपमा दे दिया गया। ठीक है, कहा जाता है। इस प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था
भारत में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है एवं जापान है। मतलब ये एक प्रमुख उदाहरण है कि जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर अध्यात्मक, जिसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था वाली शासन सरकार या शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ का एक गैर उत्तरदायी का मतलब ये नहीं है कि वो उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे उत्तरदायी का मतलब विधायिका के प्रति लिया गया है, ठीक है। जनता के प्रति तो दोनों उत्तरदायी हैं, ठीक है, चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो, चाहे राष्ट्रपति या अध्यात्मक शासन प्रणाली है, उत्तरदायी तो दोनों होता है। लेकिन यहाँ पे उत्तरदायी का मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी से लिया गया है। जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। और गैर संसदीय होती है क्योंकि इससे संसद से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद अपना स्वतंत्र रूप से काम करता है, राष्ट्रपति अपना स्वतंत्र रूप से काम करता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है ना, ये निश्चित कार्यकारी व्यवस्था वाली होती है, मतलब इसका निश्चित कार्यकाल होता है, ठीक है। यही चीज मानते हैं, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की शासन व्यवस्था, जो संसदीय शासन व्यवस्था, उसको देख लिए, भारत है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है। जबकि अध्यात्मक या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली जो संसदीय लोकतांत्रिक सरकार है वो कहाँ है? यूएसए में है, रूस में है, ब्राज़ील में है और भारत के पड़ोसी श्रीलंका में है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे अध्यात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग फिर देखते हैं, अब क्या इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है। किसको? जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो इसको कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। जो कैबिनेट मंत्री, इस भारत में वर्तमान में 26 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वही क्या है? वही कैबिनेट ही मुख्यतः नीतियों का निर्माण करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो यही है कि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है तथा वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब देखिए, एक तो होता है मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको बोलते हैं। एक होता है राज्य मंत्री, ठीक है, और एक होता है उपमंत्री, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं ये, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन जो कैबिनेट होता है उसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद होता है ये पूरे मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। और इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे इसमें मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। आइए, राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट के संबंध के संदर्भ में, मतलब कैबिनेट से कैसा प्रधानमंत्री का संबंध होता है उसके संदर्भ में समानता के बीच प्रथम, मतलब ये एक शब्द है प्राइमस इंटर पैर्स, कहा गया है या कहा जाता है। किंतु हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री की शक्तियों व स्थिति कैबिनेट में बढ़ी है, जिसके कारण इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहा जाता है। जैसे भारत में देखिएगा, जो भले कहा जाए संसदीय शासन प्रणाली है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से निर्णय लेती है, लेकिन वास्तव में इस समय जो स्थिति है उसमें क्या है? प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ये वाकई में क्या है, एक तरह से कहा जाए कि पूरे मंत्रिपरिषद को आच्छादित किए हुए हैं। तो मंत्रिपरिषद नेपथ्य में है, जबकि प्रधानमंत्री क्या है? प्रिवेल करके हैं, या एकदम कहा जाए कि उभर के सामने हैं। तो वही चीज़ है कि ये भले कहा जाए कि एक उपमा दिया जाए कि समानता के बीच प्रथम है, लेकिन आप दिल से बताइएगा कि आपके यहाँ 60-65 लोगों की मंत्रिपरिषद है, उसमें से आप कितने मंत्रियों को जानते होंगे? बामुश्किल से 7-8 मंत्रियों को ही जान पाते होंगे, या वो भी नहीं जान पाते होंगे। आप हर जगह देखते होंगे कि प्रधानमंत्री हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाल के वर्षों में, और ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों और स्थिति में कैबिनेट में बढ़ गई है और वही डोमिनेट कर रहा है, जिसके कारण इसको क्या कहता है? संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री शासित सरकार कहा जाता है। क्योंकि जैसे अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही हर जगह दिखाई पड़ता है, तो वैसे संसदीय शासन प्रणाली में भी क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री ही हर जगह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो भले सैद्धांतिक रूप से दोनों के एक तरह से कहा जाए कि जो अलग है, परिभाषा अलग है, उनका स्रोत अलग है, लेकिन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है या जो कहते हैं कि कार्य करने की जो संस्कृति है वो लगभग सिमिलर होती जा रही है, ठीक है। चलिए, तो संसदीय व अध्यात्मक सरकार के अलावा कुछ देशों में सामूहिक कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव वाली सरकार भी पाई जाती है। इस शासन प्रणाली में शक्तियां व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है।
एक व्यक्ति शासन कहाँ होती है, शक्तियाँ व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड। यहाँ एक 7 सदस्यीय संघीय परिषद होती है जिसमें सदस्य शासन शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और इनका निश्चित कार्यकाल होता है तथा सदस्यों को क्रमवार अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, तो ये जो स्विट्जरलैंड में क्या है, थोड़ी सी जनसंख्या है, बहुत शिक्षित है, तो वहाँ पे ये सामूहिक कार्यपालिका वाली जो प्रणाली है ये बहुत इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। ठीक है, जैसे भारत में भी कहा जाता है कि भारत में क्या था कि इस तरह की शासन प्रणाली थी प्राचीन काल में। ठीक है, जो वैशाली में बोला जाता है कि इस तरह की शासन प्रणाली थी, लेकिन ये भारत जैसे विविधता वाले पूर्ण देश और विशाल जनसंख्या वाले देश में, और जहाँ पे इतनी बड़ी जो है अशिक्षा है, जागरूक भी नहीं जनता उतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस तरह की कलेक्टिव जो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव है इस तरह का सफल होना बड़ा मुश्किल है। तो भारत जैसे देश में या तो संसदीय शासन प्रणाली या अध्यात्मक शासन प्रणाली ही सफल हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल है। लेकिन भारत में क्या इस समय संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाया गया या इसकी स्वीकार्यता क्यों की गई। तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन दिया जाता है कि व्यवस्था से निकटता। अब इस व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारतीय जनता इससे पहले से परिचित थी। अब जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि जब ब्रिटेन यहाँ पे शासन कर रहा था तो उसने क्या किया कि सबसे पहले 1773 में 1773 में उसने एक रेगुलेटिंग एक्ट ले आया। फिर इस तरह से धीरे धीरे करते 1853 तक रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट आए। फिर इसके बाद 1858 से भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसी के माध्यम से शासन होता गया। तो ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली थी वो क्या थी, संसदीय शासन प्रणाली थी। तो भारत में भी सरकार का स्वरूप धीरे धीरे उसी की तरह से क्या होने लगा, विकसित होने लगा। और पहले से भी भारत में क्या था कि एक तरह से कहा जाए कि प्राचीन काल में कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव था। ठीक है, तो सामूहिक जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी उससे धीरे धीरे परिचित थे हम लोग। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, यही शासन प्रणाली है, ब्रिटेन वाले धीरे धीरे इसी को इंट्रोड्यूस किए और हम लोग भी धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग परिचित होते गए। और पहला रीजन तो यही था कि व्यवस्था से निकटता। तो जो अंग्रेज जो शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, तो वो इस शासन प्रणाली को ही धीरे धीरे एडॉप्ट मतलब लागू करने लगे और भारत के जो लोग थे या भारतीय जनमानस था धीरे धीरे इस शासन प्रणाली से परिचित होने लगा। दूसरा रीजन क्या है कि उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देना। दो चीज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए कोटेशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि इन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों को से अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। मतलब जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इसमें 2 शर्तें अवश्य होनी चाहिए या 2 शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। पहला तो है अस्थायित्व, स्टेबिलिटी हो सरकार में, और दूसरा हो अकाउंटेबिलिटी हो सरकार में, उत्तरदायित्व भी हो। तो उन्होंने कहा कि अभी तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं खोजी गई है या ऐसी कोई शासन प्रणाली नहीं खोजी गई है जिसमें ये दोनों गुण क्या हों, एक साथ प्राप्त हो सके। यानी कि सरकार अस्थायी भी हो और सरकार उत्तरदायी भी हो। उत्तरदायी का मतलब यहाँ पे है विधायिका के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, यहाँ पे उत्तरदायी का मतलब ये मत समझिए कि मनमानापन चल रहा है, ठीक है, एनार्की होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उत्तरदायित्व का मतलब सिर्फ ये है कि वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसके 2 गुण अवश्य होने चाहिए। एक अस्थायित्व होनी चाहिए मतलब सरकार स्टेबल हो, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी हो सरकार में मतलब उत्तरदायित्व हो। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तक दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था, शासन व्यवस्था नहीं खोजी गई है जिसमें ये दोनों गुण समान रूप से या अच्छी प्रकार से पाए जाते हों। लिहाजा उनका कहना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, लिहाजा संविधान सभा ने अस्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व को चुनते हुए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो ये उनकी बहुत अच्छा एक इनका कोटेशन है, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले उठाया कि हमारे यहाँ उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि विधायिका के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हमारे यहाँ कौन करती है, आम जनता करती है। तो वो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, नहीं तो चुनाव में उनको जवाब जनता देती है। ठीक है, इस समय देख रहे होंगे कि जगह जगह किसी संसद सदस्य का होता है ना कि विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, तो कोई बोलता है कि 5 साल तक तो दिखाई नहीं दिए, चुनाव के समय आए और फिर इस समय आए 5 साल दिखाई नहीं दिए। तो देखते हैं कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पूछते हैं कहाँ थे अब तक, क्या किए, नाली टूटी हुई, सड़क टूटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब 5 साल तक आप क्या हैं, जनता से एकदम बिलग रहेंगे, अलग रहेंगे, तो फिर चुनाव में तो जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है। तीसरी सबसे बड़ी रीजन क्या था
कि विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। देखिए क्या होता है ना कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्यपालिका का जो सदस्य होते हैं वो आवश्यक रूप से किसके सदस्य होते हैं? विधायिका के सदस्य होते हैं। तो पहला तो ये है कि कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो आवश्यक रूप से विधायिका के सदस्य होंगे, और दूसरा जो होती है वो कार्यपालिका विधायिका के ऊपर क्या होती है? निर्भर होती है। जब तक विधायिका, भारत में क्या है, लोकसभा, निम्न सदन जिसको बोलते हैं, जब तक निम्न सदन में कार्यपालिका का बहुमत है, सरकार का बहुमत है, तब तक सरकार रहेगी। और जैसे ही निम्न सदन यानी कि लोकसभा में बहुमत खत्म होगा, तुरंत विधायिका क्या करेगी? कार्यपालिका को हटा देगी कि भाई हटो, तुम्हारे में हम विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें टकराव नहीं है। जबकि जो अध्यात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, उसमें टकराव है। जो कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति है वो अपनी नीतियां लागू किए हुए चल रहा है, वो विधायिका क्या कर रही है उसमें कोई मतलब नहीं है विधायिका से। ठीक है, विधायिका सिर्फ एक ही जगह हस्तक्षेप करती है कि अगर साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के उसको हटा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के किसी कार्य में वो बाधा या इंटरवीन नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा। और भारत में क्या है कि संसद सरकार के ऊपर हमेशा नियंत्रण रखती है, और अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, संसदीय समितियां होती हैं उनके माध्यम से भी सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है संसद। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए विधायिका, तीसरा पॉइंट जो है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। इसमें कार्यपालिका आवश्यक रूप से विधायिका का अंग होती है, जिससे ये इस पर निर्भर होती है। कौन? कार्यपालिका विधायिका पर। यही कारण है कि इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का टकराव नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। चौथा रीजन क्या है? भारतीय समाज की प्रकृति क्या है? भारतीय समाज की प्रकृति क्या है? देखिए, भारत एक विविधता वाला, मिश्रित व सर्वाधिक जटिल समाज वाला देश है। ठीक है, भारत एक विविधता वाला, विविधता तो है ही, क्या है? मिश्रित भी है। यहाँ पे सभी प्रकार के धार्मिक मिश्रण पाया जाता है, बहुत प्रकार के धार्मिक समूह हैं, भाषाई मिश्रण पाया जाता है, सांस्कृतिक मिश्रण पाया जाता है, बहुत तरह के मिश्रण पाए जाते हैं। ठीक है, और यह सर्वाधिक जटिल समाज वाला देश है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को इसलिए अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्र के लोगों के हित में कार्य हो सके तथा सरकार में सभी का प्रतिनिधित्व हो सके। मतलब ये था कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा? संसद के सदस्य चुन के आएंगे, तो वो क्या होगा? संसद के सदस्य चुन के आएंगे तो वो विभिन्न धार्मिक समुदाय से होंगे, विभिन्न क्षेत्रों से होंगे, विभिन्न सांस्कृतिक, विभिन्न भाषा के समूह से, क्षेत्र, विभिन्न वर्ग के होंगे। ठीक है, तो सभी का क्या होगा? संसद में प्रतिनिधित्व होगा। और उन्हीं संसद सदस्यों में से क्या होगा? कार्यपालिका के सदस्यों का चयन हो गया, नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो ये एक बहुत आदर्श आइडियल स्थिति है। व्यवहार में कितना है वो अभी नहीं देखना है, हम लोग को सैद्धांतिक रूप से देखना है। तो ये था कि भारतीय समाज की प्रकृति संसदीय शासन प्रणाली को क्या कर रही थी? अपना रही थी, या उसके अकॉर्डिंग शो हो रही थी। ठीक है, तो ये उसका है। अब हम लोग आते हैं संसदीय शासन प्रणाली एवं राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है या क्या तुलना करनी है। तो देखिए, पहला यहाँ पे देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता देखेंगे और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषता देखेंगे, दोनों का। तो देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यकारिणी है। दोहरी कार्यकारिणी का मतलब देखते हैं कि भारत में क्या है, एक वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है। तो भारत में क्या है? देखिए, भारत में गणतंत्र है। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब है कि जो कार्यकारी प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति है, वो क्या होता है? नाम मात्र का होता है, वास्तविक शक्तियां उसके अंदर नहीं होती हैं। वास्तविक शक्तियां किसके अंदर होती हैं? प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोहरी कार्यकारिणी है, एक नाम मात्र का जो राष्ट्रपति के रूप में है और दूसरा वास्तविक जो प्रधानमंत्री के रूप में है। तो यहाँ दोहरी कार्यकारिणी है। ब्रिटेन में क्या है कि राजशाही लोकतंत्र है, तो वहाँ पे क्या है, जो राष्ट्र प्रमुख है तो वहाँ पे कौन होता है? या तो महाराज होता है या महारानी होती है। तो उसका चुनाव नहीं होता है, वो क्या होता है? वंशानुगत होता है। लेकिन भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है, जो सरकार का प्रतिनिधि करता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो शासन का प्रतिनिधि करता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो चलिए, जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है? एकल कार्यकारिणी होती है। एकल कार्यकारिणी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो वास्तविक है वही नाम मात्र का, जो नाम मात्र का वही वास्तविक है। मतलब राष्ट्रपति में ही सारी कार्यकारिणी शक्ति नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एकल कार्यकारिणी है। फिर क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? बहुमत के दल का शासन होता है। जाहिर सी बात है कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वही क्या करेगा? सरकार का निर्माण करेगा। और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां उसी दल के सरकार में निहित होंगी। जैसे अभी देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है,
4 जून को मतगणना हो जाएगी, तो 4 जून को देखेंगे कि संसद लोकसभा में जिस गठबंधन को, गठबंधन का मतलब है कि 2 प्रमुख गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस लीड कर रही है और एक एनडीए है जिसका लीड भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, अब इस गठबंधन में से जिसको पूर्ण बहुमत मिलेगा लोकसभा में, वही क्या करेगा, शासन में आएगी, सरकार का गठन करेगी। तो इसमें है कि बहुमत के दल का शासन होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए जो संसदीय शासन प्रणाली में था, यहाँ पे क्या था, बहुमत के दल का शासन होगा, जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा, कार्यपालिका एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यूएस में प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि जो दोनों सदन वहाँ के हैं उनमें राष्ट्रपति के जो पार्टी है उसका बहुमत हो ही, दोनों में 100-100 सदस्य हैं दोनों सदन में वहाँ के, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर 50-1 51 हो ही जो बिडेन का है। वहाँ पे स्थिति ये है कि वहाँ पे जो बिडेन का आई थिंक हाउस ऑफ कॉमन्स में 50% नहीं है, ठीक है, कम है कुछ, तो ये चीज़ हो सकता है कि वहाँ यहाँ पे क्या होगा कि बहुमत होगा, जो विधायिका संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा में 50% प्लस 1 सदस्य से अधिक, जैसे 272 सदस्य अवश्य होंगे जो सरकार में होगा इस समय। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया अध्यात्मक शासन प्रणाली में, तो उसका विधायिका में कितने सदस्य हैं उसका राष्ट्रपति के कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखना है। तीसरी क्या विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। उत्तरदायित्व का मतलब होता है ये विधायिका के प्रति इसका कोई उत्तरदायी नहीं है राष्ट्रपति का। ठीक है, अब यह क्या है, चौथा, संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक एकरूपता होती है। राजनीतिक एकरूपता का मतलब क्या हो गया, देखिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या है कि भाई लोकसभा में जिस दल को बहुमत होगा वही सरकार में होगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि उस दल के सदस्य क्या होंगे, वैचारिक रूप से एक ही तरह की सोचते होंगे। जैसे देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य होंगे उनकी लगभग सोच एक ही है। किस पे सोच है वो आप जानते हैं, जो कांग्रेस है उसकी सोच लगभग एक जैसी है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं उनकी सोच लगभग एक जैसी है, जो बाकी अन्य सदस्य हैं जैसे आप आम आदमी पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी है, इन सारे सदस्यों की अपने अपने दल के सदस्यों की सोच लगभग एक जैसी होती है। तो ये राजनीतिक रूप से क्या होते हैं, एक रूपता लिए होते हैं। जबकि जो अध्यात्मक शासन प्रणाली है इसमें राजनीतिक एकरूपता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता क्या है कि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका, 2 तरह के सदस्य हो गए, विधायिका और कार्यपालिका का। अब देखिए यहाँ पे जो कार्यपालिका शक्ति का सदस्य है, कार्यपालिका जो मतलब सरकार का जो सदस्य है, जो मंत्री है, वो आवश्यक रूप से विधायिका का भी सदस्य होगा। तो यहाँ दोहरी सदस्यता होगी कि नहीं होगी, कि जो कार्यपालिका का सदस्य है वो आवश्यक रूप से विधायिका का सदस्य है, वो राज्यसभा का सदस्य होगा या लोकसभा का सदस्य होगा। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है उसमें एकल, यहाँ एकल लिख लीजिएगा, एकल सदस्यता है। एकल सदस्यता का मतलब है कि राष्ट्रपति यहाँ पे कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख होता है और वह अपने सहयोग के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ के सदन के सदस्य हों, ठीक है, वहाँ कांग्रेस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हों, कोई जरूरी नहीं है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य हों या कांग्रेस के सदस्य हों, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भारत में क्या है कि जो सरकार में मंत्री है वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन अध्यात्मक शासन प्रणाली में एकल सदस्यता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वही है, विधान परिषद का सदस्य जिसको बोलते हैं विधायिका का सदस्य नहीं होना जरूरी है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, वही बताए, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, वही नेतृत्व करता है। ठीक है, अगले क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, निचले सदन का विघटित होना। यहाँ पे जो निचला सदन है जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं वो क्या होता है, हर 5 साल में विघटित हो जाए, फिर चुनाव होकर क्या होता है, उसका निर्माण होता है। जबकि जो अध्यात्मक शासन प्रणाली है उसका निचले सदन का विघटन नहीं होता है, वो अस्थायी रूप से चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का सम्मिश्रण है। शक्तियों का सम्मिश्रण का मतलब क्या है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वही क्या हैं, विधायिका के सदस्य हैं। तो शक्तियों का सम्मिश्रण पाया जाता है कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वही विधायिका के सदस्य हैं, तो ये एक लगभग मिक्स होता है, कॉकटेल टाइप का है।
जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या है, शक्तियों का विभेद है। शक्तियों का विभेद का मतलब क्या हो गया कि जो कार्यपालिका का सदस्य है वो आवश्यक रूप से विधायिका का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी विशेषताएं दोनों को देख ली। अब हम लोग आते हैं संसदीय व्यवस्था के क्या गुण हैं, जो भारत में जो शासन प्रणाली है उसके क्या गुण है। जाहिर सी बात है कि जो इसके गुण होंगे वही अध्यात्मक शासन प्रणाली के क्या होंगे, दोष होंगे। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली का जो गुण होगा वही अध्यात्मक शासन प्रणाली का क्या होगा, दोष होगा, अवगुण होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली का पहला गुण है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। अभी हम लोगों ने देखा कि जो कार्यपालिका है वो आवश्यक रूप से किसका सदस्य होगी, विधायिका का सदस्य होगी, या कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है, विधायिका के सदस्यों से चुना जाता है। ठीक है, तो पहला ये है सामंजस्य, गुण है। अब अध्यात्मक शासन प्रणाली के दोष के रूप में देखा जाए तो इसमें क्या होगा, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव है। जो कार्यपालिका के सदस्य हैं या सरकार के सदस्य हैं वो आवश्यक रूप से विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा गुण क्या है, उत्तरदायी सरकार। मतलब जो सरकार है वो विधायिका के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। विधायिका का मतलब क्या है, यहाँ पे संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, जबकि जो संसदीय अध्यात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली है उसमें गैर उत्तरदायी सरकार है, मतलब राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में निरंकुशता पर रोक है। ठीक है, निरंकुशता पर रोक किस लिए है कि निरंकुश अगर सरकार होती है, प्रधानमंत्री होती है, तो तुरंत विधायिका क्या करेगी, उस पर विभिन्न प्रकार से क्या करेगी, अंकुश लगाएगी। कैसे अंकुश लगाएगी वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे अंकुश लगाएगी। उसमें क्या होता है कि जो संचालन होता है विधायिका का, उसमें कई ऐसे जैसे प्रश्नकाल होता है या अविश्वास प्रस्ताव होता है या काम रोको प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है या संसदीय समितियां होती हैं, उसके माध्यम से जो विधायिका है वो सरकार पर, कार्यपालिका पर क्या करती है, अंकुश लगाती है। तो इसमें निरंकुशता पर रोक लगाने के बहुत से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, किसमें, संसदीय शासन व्यवस्था में। जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होती है, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना बनी रहती है। राष्ट्रपति पर किसी प्रकार से विधायिका अंकुश नहीं लगा सकती है। अंकुश एक ही तरह से लगा सकती है कि अगर राष्ट्रपति पर कोई जो है संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कार्य न करने या साबित कदाचार है तो महाभियोग लगाएगी, उसके राष्ट्रपति को हटा देगी पद से, लेकिन वो भी प्रक्रिया बहुत जटिल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। व्यापक प्रतिनिधित्व क्या होता है कि सरकार में बहुत से संसद सदस्य शामिल होते हैं जो मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो जैसे मान लीजिए भारत में, इसमें मान लीजिए कैबिनेट में 60-65 लोग शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, नीति का निर्माण किया जाता है। और ये जो 65-66 लोग जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं ये देश के विभिन्न भागों से होते हैं, विभिन्न समूहों से होते हैं, विभिन्न वर्गों से होते हैं, तो इनका व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, जबकि अध्यात्मक और राष्ट्रपति शासन प्रणाली है इसमें क्या होते हैं, सीमित प्रतिनिधित्व है। सीमित प्रतिनिधित्व ऐसे है कि भाई राष्ट्रपति चुन लिया और अपने मन से क्या करेगा, पिक एंड चूज, कुछ अपने मनपसंद लोगों को उठा लेगा, जो उसकी विचारधारा से मिलते जुलते उन्हीं को उठा लेगा और कहेगा चलो कार्य करो। और वो भी क्या होते हैं, जब चाहे तब उनको सरकार से बाहर कर सकता है। ठीक है, उनका कोई उनकी स्थायित्व तो नहीं है जो बाकी मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग आते हैं संसदीय व्यवस्था के क्या दोष हैं। संसदीय व्यवस्था का जो दोष होगा वही अध्यात्मक व्यवस्था का क्या होगा, गुण होगा। तो यहाँ पे हम लोग ठीक दुखते, पहले संसदीय व्यवस्था के गुण देखे थे, अब संसदीय व्यवस्था के दोष देखेंगे। तो देखिए, पहला तो है अस्थायी सरकार। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देखेंगे कि सरकार तभी तक बनी रहती है जब तक लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है, और बहुमत जिस दिन सरकार खोएगी उसी दिन सरकार क्या करेगी, अपने कार्यकाल से पहले ही हट जाएगी। ठीक है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन जब लोकसभा में बहुमत खो देगी तो 5 साल के पहले ही सरकार क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए सरकार का चयन होता है और उतना वर्ष वो पूरा करती है। जैसे यूएसए में क्या है, 4 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वो 4 साल के लिए क्या करेगा, काम करेगा। उसके पहले चाहे जो दोनों सदन है उसमें उसकी पार्टी की संख्या घट रही है, बढ़ रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में नीतियों की में निश्चितता नहीं होती है, मतलब अनिश्चितता होती है। नीतियों में क्या निश्चितता होती है, जैसे देखेंगे ना कि जो यहाँ पे सरकार है, जैसे कि मान लीजिए कि इस समय एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब ये सरकार हटेगी ना तो दूसरी सरकार जब बनेगी तो उसकी नीतियों में, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी हो या किसी तरह की पॉलिसी है, इसमें अलग तरह का एक होता है कि अलगाव पाया जाता है। सब पार्टियों की अलग अलग नीतियां हैं, लेकिन जो अध्यात्मक शासन प्रणाली है उसकी नीतियों में लगभग स्थायित्व तो पाया जाता है, निश्चितता होती है। जैसे देखिए
यूएस में चाहे डेमोक्रेटिक आ जाएं चाहे रिपब्लिकन आ जाएं, उनकी विदेश नीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनकी जो रक्षा पॉलिसी है या उनकी जो भी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है या जो भी पॉलिसी, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सिमिलरिटी रहती है, यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इसमें जो सरकार होती है, जैसे सरकार बदली, जो पार्टी की सरकार है, तो हर पार्टी की क्या होती है, अपनी नीतियाँ होती हैं, आर्थिक नीतियाँ भी होती हैं, सामाजिक नीतियाँ भी होती हैं, राजनीतिक नीतियाँ भी होती हैं, विदेश नीति भी होती हैं, सब बदल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है, ये शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इसमें क्या है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, ठीक है। अब यहाँ पे शक्तियों के विभाजन पर आधारित का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ तो आदर्श रूप से है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये क्या है, अब भारत में क्या है, शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाती है, विधायिका जो है वो न्यायपालिका पर थोड़ा सा अंकुश लगाती है, न्यायपालिका विधायिका। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, ठीक है, लेकिन एकदम अलगाव नहीं कर दिया गया है। जबकि जो अध्यात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है, कार्यपालिका पे देखिए विधायिका कोई अंकुश नहीं लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की बात है। फिर क्या है, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे मंत्रियों का चयन सीमित हो गया है। मंत्रियों का चयन सीमित इसलिए हो गया कि वही लोग मंत्री बन सकते हैं जो संसद के सदस्य होंगे, चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों। इन्हीं में से प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के चयन के लिए बाध्य है। तो जाहिर सी बात है, और ये क्या होते हैं, ये प्रचलित मतों के आधार पर चुन के आते हैं संसद सदस्य। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये विशेषज्ञ हों। बहुत से ऐसे संसद सदस्य होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में वो जनता द्वारा चुन के आते हैं। तो हो सकता है कि वो भाई उतने कुशल ना हो, उतने पढ़े लिखे ना हो, ठीक है। तो इनके द्वारा होता है कुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का जनता चुनाव करती है, और राष्ट्रपति क्या करता है, अपने मंत्रियों का चयन क्या करता है, कहीं से भी उठा के, जो विशेषज्ञ लोग हैं या कारपोरेट क्षेत्र के हैं, कहीं के भी उनको उठा के अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेगा। वो आवश्यक रूप से विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव है राष्ट्रपति, उसके लिए पूरे देश में खुला हुआ है, कहीं से भी उठा के वो चुन सकता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो सिर्फ विधायिका के सदस्यों को उठा के चुन सकता है। तो इसी आधार पर कहा जाता है। तो ये हम लोग देख लिया गुण और दोष। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ा है, इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बट करिएगा इसको भी। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अब ऑप्शन ये है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी ऑप्शन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, और डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि, अब इसी में से कोई एक उत्तर होगा, आप दीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।